सो हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल थिंक वाई। तो आज एपिसोड 7 है। आज का टॉपिक है द साइलेंट वॉइसेस। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये जो आवाज़ें हैं उसे दबाया जा रहा है और किस तरीके से इसे डिलिबरेटली इसे शांत किया जा रहा है। ठीक है। हम अक्सर देखते हैं न्यूज़ में और अक्सर सुनते हैं कि कोई कॉमेडियन किसी को उसको जेल हो गई किसी एक पर्टिकुलर कमेंट पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई एक प्रोफेसर्स हैं जिनको जिनके पोस्ट के वजह से उनको जेल हो गया। या फिर हम देखते हैं कि कोई इंस्टाग्राम क्रिएटर है जिन्होंने कुछ तरीके की इंस्टाग्राम स्टोरी डाली और उनको भी जेल वगैरह हो गई। तो लोगों को इन सब चीज़ों पे का सामना करना पड़ रहा है अभी। ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है। तो अगर ये इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं और ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही है और जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग उठ खड़े हो रहे हैं, उन लोगों को एक तरीके से दबाया जा रहा है और ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि कोई भी अगर उठ खड़ा होगा, अगर कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ एक अपनी ओपिनियन रखेगा या फिर कुछ चीज़ जो गलत हो रही है देश में उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसे शांत कर दिया जाएगा। एक डर का माहौल बना दिया गया ऐसा। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे कि ये जो पर्टिकुलर लोगों को जो प्रोफेसर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, मोस्टली क्रिएटर्स हो गए छोटे मोटे, या फिर यूट्यूब के जो कुछ कुछ क्रिएटर्स हैं, और तो हम ये देखते हैं कि इन सब लोगों को एक तो उन पर एफआईआर हो जाती है और उनको सीधा जेल का या फिर इन सब चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। कुछ कुछ नाम है जैसे समय रैना है, मुनव्वर फारूकी है, तन्मय भट्ट अपने टाइम पे उनका जो हुआ, फिर कुछ प्रोफेसर्स हैं। अभी एक मुस्लिम प्रोफेसर थे अशोका यूनिवर्सिटी के, उनके साथ ये हुआ। तो हम देखते हैं कि डिलिबरेटली ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है। उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम लोग इसके रूट कॉज में जाएंगे। ठीक है। कि कहाँ से चीज़ों की शुरुआत हो रही है, कहाँ से चीज़ें दबाया जा रहा है, कहाँ से सब चीज़ों की शुरुआत हो रही है। एक तरीके से हम थोड़ा उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है और किस तरीके से और क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी हम ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कोई कोई एक स्टेट के, हमारी एक स्टेट है ना, एक नेशन है हमारा, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे लोग हैं, तो ये लोगों को जिस तरीके से जेल के अंदर भिजवाया जा रहा है, आवाज़ें दबाई जा रही है, तो ये क्या होता है, ये एक स्टेज परफॉर्मेंस होता है। आप इन सब चीज़ों से समझ सकते हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये जो स्टेज परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, ये स्पॉटलाइट समझ लो, यहाँ पे एक्टर्स हैं, प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको वही चीज़ दिखेगा जो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है। ये आप लोग बैठे हुए नीचे में, ये आप लोग हो, ये आप लोग हो, ये आप ऑडियंस हो। आप ऑडियंस को खबर भी नहीं होगी कि बैक स्टेज में क्या हो रहा है ना। तो बैक स्टेज में कुछ प्रॉप्स ऑटोमेटिकली लग जा रहे हैं, है ना। कर्टेन बंद होते हैं, फिर खुलते हैं, और फिर पता चलता है कि पूरा का पूरा स्टेज ही चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो मेन क्या है, मेन हमारा बैक स्टेज है। तो जो ये इनकारसिरेशंस हो रहे हैं इतने सारे, इनकारसिरेशन मतलब वही जेल वगैरह हो रही है, लोगों को जल्दी जल्दी जेल भेज दिया जा रहा है ओपिनियंस के ऊपर। ठीक है। कॉमेडी के ऊपर, और ज़्यादातर तो हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी जो चीज़ें ना, जो जेल भेजने वाली जो पूरी की पूरी ये जो
काम है, ये इसको एक स्टेज प्ले जैसा है। ये स्टेज प्ले ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये स्टेज प्ले से क्या बनता है? डर, फियर बनता है। ठीक है, कि कहीं अगर मैं कुछ बोलूं, है ना, अब ये तो ऑडियंस है, ये कौन है? ये हम लोग हैं। अब इन ऑडियंस के बीच में भी तो ऐसे कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे ना, जो लोग आवाज़ उठानी चाहेंगे अपनी, जो लोग देख रहे हैं कि यार गलत हो रहा है और फिर भी चुप हैं, तो वो भी अपनी आवाज़ उठाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेज प्लेज हो रहे हैं ना, कि जो कॉमेडियंस के साथ हो रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स के साथ हो रहे हैं, प्रोफेसर्स के साथ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से बैठेगा डर। अब इंसान को एक बार डर आ गया कि यार अगर मैंने कुछ कहा तो फिर मुझे भी जेल हो सकती है ना, तो मैं इस चीज़ में क्यों ही पढ़ूं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये फियर बहुत काम कर जाता है जब लोगों की आवाज़ दबाना होता है ना, तो ये डर बहुत काम में आता है कि डर का माहौल बना दो, लोगों को जेल वेल डाल दो, तो एक तरीके से आप जो इनमें ऑडियंस में जो छुपे बैठे इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी कुछ नहीं बोल पाएंगे फिर। तो जैसे हम देखते हैं कि जैसे समय रैना को जेल भिजवा दिया सिर्फ और सिर्फ एक उनके किसी शो में रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ बोला था। ठीक है, मतलब उनका शो बंद करवा दिया, रणवीर अलाहाबादिया को कहीं जज के पास जेल वेल में इधर उधर हुआ, समय रैना का पूरा शो गया। फिर हम देखते ही कुछ प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि वो थे मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन जो अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, उनके पोस्ट के ऊपर उन्होंने शायद ट्विटर में या फेसबुक में शायद पोस्ट डाला था, तो उनके फेसबुक या ट्विटर के पोस्ट पर ट्विटर या फेसबुक के पोस्ट के ऊपर उनको एफआईआर हो गई। ठीक है, उनको जेल में रहना पड़ा। अनिल तेल तुंबड़े करके एक हैं, ठीक है, जिन्होंने भीमा कोरेगांव केस के ऊपर प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, अनिल तेल तुंबड़े दलित एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, और इनका जो रिश्ता है वो अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कुछ रिश्ता जुड़ा हुआ है, शायद शादी का कुछ रिश्ता, मुझे वो उतना ठीक से मालूम नहीं है। लेकिन जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा था तो इन्होंने डेलिबरेटली कहा था कि ये जो जितने भी डेलिबरेटली नहीं कहा था, मतलब कहा था कि ये जो जेल हो रहे हैं, इनकार्सिरेशंस जो हो रहे हैं, पोएट एक्टिविस्ट का, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का, प्रोफेसर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, ये डेलिबरेट है। और ये डेलिबरेट इसलिए है क्योंकि डर बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि कोई भी इंसान, कोई भी इंटेलेक्चुअल उठ खड़ा ना हो। ठीक है, अब वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो नेशन है या फिर जो रूलिंग्स है, वो एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि किसी को नहीं बख्शेंगे, जो आवाज़ उठाएगा वो जाएगा। तो अगर आप सिस्टम के खिलाफ या जो सिस्टम के में जो चीज़ें ख़राब हो रही है उसको अगर आप हाईलाइट करते हो, तो देखते हैं हम वेरियस जर्नलिस्ट्स को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडिया का जो इंडेक्स निकला है उसमें इंडिया कितना नीचे गिरा है, आप देख सकते हैं, आपके सामने सब सबूत है, सब एविडेंस आपके सामने। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं जो इनकार्सिरेशंस है एक तरीके का स्टेज प्ले है। ठीक है, तो इनकार्सिरेशन से क्या होता है, अगर हम ये इतने प्रोमिनेंट लोगों को इनकार्सिरेट कर दें, जेल भिजवा दें। इनकार्सिरेशन एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है वैसे। इनकार्सिरेशन का मतलब ही यही है कि जेल में इंसानों को जेल में डालना। ठीक है, तो उनके ऊपर ऐसा केस लगा के कार्रवाई करवा के वो होता है इनकार्सिरेशन। ठीक है, तो ये अपने में ही बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन मैं इसमें इस टर्म को जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में
इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किस तरीके से जेल भिजवाते हैं ताकि डर का माहौल बनाए। अब एक बार डर का माहौल आ गया तो फिर और जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं वो लोग आवाज़ उठाएंगे नहीं अपनी, ठीक है। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना, ये एक तरीके का स्टेज प्ले है। ये आम जनता को दिखाने के लिए जो होता है, ठीक है। बैक स्टेज में क्या आ रहा है मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं जितनी भी, एक स्टेज प्ले है एक तरीके का, है ना, ताकि ऑडियंस को, आम आदमी लोग को ये दिखे, ठीक है, कि जो भी खिलाफ जाएगा उसके साथ ये हाल होगा। समझ गए आप इतना? ठीक है। ये बहुत काम में आता है और ये बहुत काम में आता है, ठीक है। इतना आप समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बैक स्टेज की। तो बैक स्टेज हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो बैक स्टेज में क्या हो रहा है समझाता हूँ। किसी भी सिविलाइजेशन का या फिर किसी भी नेशन का भी हम अगर हिस्ट्री से लेकर के अगर पढ़ें तो जो नींव होती है ना, ठीक है, कि वो कितना ज़्यादा सस्टेन करेगा, कितनी ज़्यादा एडवांस होगा, तो वो तय करते हैं उन पर्टिकुलर सिविलाइजेशंस के और उन पर्टिकुलर नेशंस के इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये आप दुनिया भर में जहाँ पर भी चले जाइए, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, जो सबसे ज़्यादा यू नो जिनका सारी चीज़ों में अच्छी रैंकिंग है, एक तरीके से ह्यूमन इंडेक्स में, एजुकेशन में, सब चीज़ों में, आप उधर देखेंगे कि उनके इंस्टीट्यूशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, वर्ल्ड क्लास, हाई क्लास इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके, ठीक है। क्योंकि लोग उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पूरे के पूरे स्टेट का, एक नेशन का उसमें उनका पूरा योगदान होता है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को हमें ठीक रखना है ना। क्यों ऐसे चीज़ें? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस लोगों का फ्यूचर बनाएगी आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें लोगों, एज अ सिटीज़न, लोगों को भी पता है और जो पावर में, पॉलिटिक्स में जो बैठे हुए हैं लोग, उनको भी पता है, ठीक है। इसलिए आप देखते हो जैसे इंडिया के बाहर जो एजुकेशन लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? ज़्यादातर यूएस में जाते हैं या तो फिर यूरोप में जाते हैं, है ना। कुछ चाइना भी जाते हैं, कुछ रशिया भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं इंडिया से बाहर? क्यों वहाँ पे ज़्यादा लोग जो यहाँ के पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं अपने सारे के सारे बच्चों को बाहर भेजते हैं? उनके सारे के सारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में, एमआईटी में और दुनिया भर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप में, यूएस में, उन सब के इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी एक नेशन होता है, एक सिविलाइजेशन होता है, उसकी इंस्टीट्यूशंस अगर सही से सेटअप है और वो सही से काम कर रही है तो पूरा नेशन उससे बेनिफिट करता है और उससे लोग पूरे बेनिफिट करते हैं। अल्टीमेटली नेशन का ग्रोथ होता है, ठीक है। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ है, ठीक है। अब आप जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है ना, इस तरफ कांग्रेस, इस तरफ बीजेपी, इन सब को अभी हटा दीजिए, ठीक है। ये सारे सत्ता के लोग हैं। सत्ता में अगर आपको अपनी सत्ता बनाए रखनी है, अगर आपको अपनी पावर बना के रखनी है, ठीक है ना, तो आपको क्या है, तो सबसे पहले आपको तो रूल करना है। और अगर आपको अपनी पावर, सत्ता, सब बचानी है तो आप लोगों को डिवाइड करोगे, डिवाइड एंड रूल, ठीक है।
वो क्या करता है, वो पूरा एक फर्टाइल सा ग्राउंड दे देता है कि उस फर्टाइल ग्राउंड में कोई भी आके शासन कर सकता है फिर। तो ये जितने भी सत्ता में है पावर के लोग हैं, ये सेम चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत इस चीज़ में मत कूद जाना कि नहीं नहीं कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छी थी, बीजेपी अब आ गई है तो ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस में थी तो ख़राब है, बीजेपी आई है तो भी उसका हालत बद से बदतर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी मत ही करना, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो भी आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, जो भी इंटरव्यूज सुनता हूँ, मैं उनसे इन्फर करके उनका एनालाइज जो एनालिसिस है वो यहाँ पे मैं रखता हूँ, ठीक। तो ये जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि जो डेलिब्रेट चीज़ें जिन लोगों को दबाया जा रहा है आवाज़ उठाने से, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है ये 10% सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ 10% है कि कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जो अभी बोल रहे हैं उनको जेल में डालो, फियर आ जाएगा, उससे डर आ जाएगा, ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं। ये सिर्फ 10% है, ये जो दिखाई दे रहा है हमें सिर्फ 10% है। बैक स्टेज क्या हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है हमें, जो हमारा 90% कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है ना, सबसे पहले तो ये जो एडवेंट ऑफ आईआईटी आईआईएम आईआईटी है, यहाँ पे आईआईएम आया, ठीक है। और आईआईटी के साथ साथ कौन कौन आए, एनआईटी आए, ठीक है। और कौन आए, ट्रिपल आईटी आई, ठीक है। तो ये सारे लोग, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। यहाँ पे उन्हीं लोग आ सकते हैं जो एक तरीके के इनकम लेवल पे हैं, प्रिविलेज्ड, ठीक है, प्रिविलेज्ड, और सिर्फ जिन्होंने बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, आईएम में हो गया बीबीए एमबीए, ठीक है। और अभी के टर्म्स में 2016-17 से शुरू हुआ है ये जो ह्यूमैनिटीज़ का जो अभी शुरू हुआ है, ह्यूमैनिटीज़ भी, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतने के ही बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे, है ना। ये अभी अभी हुआ है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, तो 16-17 में ही आया हुआ है ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है ऐड कर दिया। तो हम ये देखते हैं ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं और ये सिर्फ एक लिमिटेड कोर्सेज पढ़ाते हैं, किनको, जिनका एक तरीके का इनकम लेवल है सोसाइटी में और जो एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं। और हम ये कैसे जज कर पा रहे हैं, इनकी फ़ीस देख के। आईआईटी की फ़ीस कितनी है, कितनी है मुझे इतने एक्चुअल तो नहीं पता है, लेकिन देखा जाता है कि 4 साल के लिए एटलीस्ट आई थिंक सो 5 लाख है ना, इतना है ना। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ कि आईआईटी में कितना फ़ीस है। 4 साल के लिए चेक करूँ कि एक ही साल के लिए चेक करूँ। आईआईटी फीस 4 इयर्स, ठीक है 4 साल के लिए कर लेते हैं।
डोंट अलाउ। तो हम ये देखते हैं कि 4 साल के लिए, ओ माय गॉड, अच्छा फॉर इंक्लूडिंग हॉस्टल कर लेता हूँ, फॉर बीटेक विथ हॉस्टल, तो पूरे 4 साल के लिए 5 लाख तो मैंने बोल दिया था सॉरी। तो पूरे 4 साल के लिए, सिर्फ आईआईटी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, पूरे 4 साल के लिए इसका जो कोर्स का फीस है वो 8 लाख से 12 लाख के बीच में जाता है, मेस मिला के, हॉस्टल मिला के, सब कुछ 4 साल का। ये 8 लाख से 12 लाख हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। आईआईएम में जाओगे तो वहाँ की फीस 25 लाख से शुरू होती है, नहीं अफोर्ड कर सकते इतना लोग, मेजॉरिटी की जनता इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकती। जब 8 लाख 10-12 लाख नहीं कर पा रही, 25 लाख कहाँ से करेंगे। सेम हालत एनआईटी और ट्रिपल आईटी का भी है, ठीक है। और इनका नाम आता है किसमें, प्रेस्टिजियस है ना, ऐसा कुछ एक्ट निकाला ना जिसमें प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स करके इनका नाम है। ओ माय गॉड, इंडिया को इन्हीं लोगों ने संभाला है तो 1991 के बाद, ठीक है, 1991 में क्या आया, ये मेरा, हाँ ये रहा, 1991 में क्या आया, एलपीजी रिफॉर्म्स। इससे क्या हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। उसमें क्या हुआ, जो बाहर की कंपनीज थी वो इंडिया आई, ठीक है, ताकि वो अपना इंडिया में बिजनेस चला सके। उसमें क्या चाहिए, कौन चाहिए सबसे ज़्यादा, एम्प्लॉयज़ चाहिए। काम कहाँ से कराओगे, एम्प्लॉयज़ कौन, ये आपके आईआईटी एनआईटी वाले। और सबसे ज़्यादा कौन आते हैं, आईटी कंपनीज से, सॉफ्टवेयर कंपनीज से, ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनीज। बन गए आप मॉडर्न स्लेव। ये जो लेक्चर देख रहे हो आप, ठीक है, अपने आप से पूछो कि आप जिस चीज़ की अभी पढ़ाई कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। मैं आंसर बताता हूँ, आंसर तो मैं बताऊँ लेकिन मुझे, हाँ ये तो दिखे कर्सर अपना ठीक है, तो आंसर बताऊँ मैं, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई इसके लिए कर रहे हो, जॉब 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 जॉब। और क्यों ना करो, करना भी चाहिए, जॉब मिलेगी तभी तो आपका सब चीज़ें चलेगा। अब जॉब ही नहीं रहेगी आपके पास और आपने 8-12 लाख का खर्चा कर दिया तो फिर तो आप डूब जाओगे, है ना। आईआईटी से निकल के भी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर तो कहाँ, क्या करोगे, कहाँ रहोगे, ठीक है ना। क्योंकि सब प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं होते, सब के पास की इनकम लेवल से बड़ी बड़ी इनकम लेवल नहीं होती, ठीक है। तो क्या किया है इन आईआईटीज, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी ने, इन्होंने ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, ठीक है, इनको चीप लेबर देने देने का काम किया है, ठीक है। अगर मान लो की बात, अज्यूम करो कि आप आईआईटी चले गए, आईआईटी जाने के बाद आपको किसी अमेरिकन कंपनी में जॉब लग गई आपकी, वो आपको कितना का पैकेज देगा, कर्सर यार मेरा, सॉरी ना, हाँ सॉरी, वो आपको कितने का पैकेज देगा, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ठीक है। ये 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख वो इंडियन रुपीस में देता है, ठीक है। उसका जो कॉस्टिंग पड़ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया इंडिया में आने के लिए, ठीक है। इंडिया से वो
भरपूर पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल है ना, गूगल इंडिया से बहुत कमाता है, ठीक है। और इनके जो काम करने वाले जो बैंगलोर में जो इंजीनियर्स हैं, उनकी सैलरी कितनी, 15 लाख, 12 लाख, इतनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्या बोलते हैं इंडिया के हिसाब से कम है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं इनकी कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। इनका कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ता है। तो आप जितने का भी पैकेज ले लो यहाँ पे, ठीक है, आप रहोगे चीप लेबर। क्यों? क्योंकि वही सेम काम के लिए, वही सेम स्किल के लिए जो यहाँ पे आपको जो 15 लाख रुपीस दिया जा रहा है, वहाँ पे अमेरिका में वो सेम काम करने वाला इंसान डॉलर्स में कमाएगा, ठीक है। और ऐसे वैसे नहीं, बहुत अच्छी पैकेज में जिनका आप INR वो कर लोगे कन्वर्ट में, तो बहुत ज़्यादा निकलता है। फिर आप इस पे चले जाओगे PPP, परचेज पैरिटी पावर, है ना। तो फिर वो पूरा डिस्कशन ही अलग सा हो जाएगा अगर इसमें इन डिटेल में अगर हम देखें तो। लेकिन अगर हम समझे तो हम ये समझते हैं कि जो कॉरपोरेट्स हैं, मेन उनका क्या है कि भाई उनको चीप लेबर चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि मेन जो कैपिटलिज्म का जो फिलॉसफी है वो क्या है, इनपुट मिनिमम, आउटपुट मैक्सिमम। अब इनपुट में इनका जितना भी लेबर, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स और ये जितना भी जो भी होता है, मशीनरी, फैक्ट्री, वो सब कुछ इनपुट में वो उनको चाहिए मिनिमम, ठीक है। और आउटपुट मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उनको चाहिए मैक्सिमम। उसके लिए इनको चाहिए चीप लेबर, सेम स्किल्स, सेम सब कुछ, लेकिन आपका इतना। इंडिया के हिसाब से 12 लाख 15 लाख का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई मैं उसमें वो नहीं कर रहा हूँ कि इंडिया के हिसाब से भी कम है या फिर हम लोग को डॉलर्स में मिलना चाहिए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये सिस्टम चलता है और किस तरीके से आपको क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो देश है गरीब देश है, हम कोई इतने बड़े महान नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी गांव का लड़का आता है, ठीक है, वो अपना सब कुछ बेच बाच के, उसके जो माँ बाप इतने संघर्ष करके उसको IIT में पढ़ा देते हैं, और फिर वो IIT में पढ़ने के बाद 15 लाख की जब नौकरी लेके निकलता है, 12 लाख की नौकरी लेके निकलता है, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, समझे आप। यहाँ पे ये स्ट्रैटिफिकेशन है, इस स्ट्रैटिफिकेशन को समझने की आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम देखते हैं कि IIT, IIM, NIT, IIIT का बोलबाला है। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है ना, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मेन जो लोग सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ जो पढ़ते हैं, अलग अलग फील्ड की चीज़ों को पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो छात्र हैं, और एक पूरी पूरी यूनिवर्सिटी एज अ इंस्टीट्यूशन उनको ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। समझाता हूँ कैसे, पहले इसे मिटा दूंगा। अरे यार, हाँ, तो इसे हटाओ। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। जब 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे, तब क्या था कि IITs, है ना, IIM से सबका बोलबाला था, ठीक है, क्योंकि उस समय चाहिए थे, ज़रूरत थी, ठीक है। तो एक तरीके की डिमांड थी, तो एक तरीके की सप्लाई भी आपको चाहिए, उस वर्कफोर्स की सप्लाई भी चाहिए। तो ये सब उस वक्त में बहुत हुआ। इन सब में क्या हुआ ना, हम देखते हैं कि आने वाले समय में
5, 6, 7, 8 के आने वाले समय में क्या होता है कि जो कोर्सेज हैं, है ना, वो मार्केट ड्रिवन कोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, मार्केट ड्रिवन कोर्सेज। तो ये जो आप बीटेक पढ़ रहे हो, ठीक है, एमटेक पढ़ रहे हो, एमबीए कर रहे हो, है ना, ये सारे हम बोलते हैं मार्केट ड्रिवन कोर्सेज। क्यों? क्योंकि मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि उसी चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में। जैसे बीटेक के इंजीनियर्स की ज़रूरत है मार्केट में, ठीक है। तो इनके पास इतनी पावर है ना, ये कॉरपोरेट्स के पास, और एजुकेशन माफिया, ये सारी चीज़ें, कि वो एक तरीके का मैन्युफैक्चर करेंगे आपका कंसेंट। ठीक है, कि आप इन्हीं कोर्सेज में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि इन्हीं कोर्सेज जो करेंगे उन्हीं को अच्छा पैकेज, अच्छा जॉब, अच्छी लाइफ मिलेगी। बाकी जो जितने भी लोग हैं जो चीज़ें कर रहे हैं, वो गरीबी में जी रहे हैं। मतलब ऐसा आपको दिखाएंगे, ऐसा आपका कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ऐसा आपको दर्शाएंगे। ठीक है, ठीक है, भले वो सच हो ना हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा आपको बताएंगे। ठीक है, आपको ऐसा दिखाएंगे कि यार बीटेक कर लिया। जब मीम नहीं चलते आजकल, बहुत मीम चलते हैं कि कोई इंसान अगर बीटेक कर लिया तो ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसने 4 साल का बीटेक झेला है अपनी ज़िंदगी का। ऐसा होता है ना, इंजीनियर्स लोगों का कितना कंपेयर करता है ना। और वहीं पे कोई अगर इंसान फ़िलासफ़ी पढ़ रहा है या हिस्ट्री पढ़ रहा है, अपना बीए एमए कर रहा है, तो उसको किस नज़रों से देखा जाता है, ये भी हमने झेला है। ठीक है, तो मैंने जो झेला है मैं भी वही बता रहा हूँ। ठीक है, हम सब ने सेम चीज़ें झेली हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो एक रेटोरिक निकाला जाता है कि हाँ, बीटेक करने वाला मतलब और भी ज़्यादा सब कुछ कर सकता है, वो इस तरीके का कर दिए। और एक तो मुझे इस बात पे बहुत हंसी आती है जब बीटेक एमटेक करने वाले लोग बोलते हैं कि हम तो नेक्स्ट आइंस्टीन बन जाएंगे, नेक्स्ट जब हम स्कूल में नहीं होते थे और कॉलेज में भी आने के बाद पता नहीं कहाँ से इनोवेशन करने का भूत सवार हो जाता है लोगों पे। अचानक से बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, कैसे कैसे बातें करने लगते हैं। आप आईआईटी के, जो नया नया आईआईटी जाता है वो बंदे में उसका मतलब, मैं अपनी दोस्तों की या अपनी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, उनके में एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता था। अरे पता नहीं अब तो क्या करेंगे, अब तो नई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे, इनोवेशन होगा, हम तो इंजीनियर हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं कि ये मीडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और फिर बाद में पता चलता है कि वही आईआईटी से निकला बीटेक वाला किसी स्टार्टअप में एक इंजीनियर का काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मार्केट ड्रिवन कोर्सेज हो गए। अब ये आईआईटी आईएम में जाने के लिए, ठीक है, आपको एक एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम का क्या नाम है? जेईई। और आईएम में जाना है तो कैट। ये क्या एग्ज़ाम है? ठीक है, सेंट्रलाइज्ड, दोनों के दोनों। ठीक है, पार्डन माय हैंड राइटिंग। और ये होते हैं साल में एक बार। तो इस जेई के रैंक से आपका आईआईटी का, एनआईटी का, ट्रिपल आईटी का और वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं, प्राइवेट जो होते हैं, उनमें भी लग जाता है। अभी तो शायद तक स्टेट वगैरह में भी हो गया है ना, नहीं कि स्टेट के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग एग्ज़ाम होता है। शायद स्टेट सेंट्रल में भी जेई चलता है, नहीं तो फिर उनका भी खुद का एक अलग एग्ज़ाम भी होता है ना। तो स्टेट सेंट्रल का एक खुद का एक अलग एग्ज़ाम तो होता है, ये हमने देखा है ना। स्टेट सेंट्रल का अलग एग्ज़ाम होता है, लेकिन फिर भी उन लोग जेई देते हैं, ले लेते हैं शायद तक, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं पता है। ठीक है, लेकिन मेन जेई करने के पीछे का जो
मकसद होता है वो क्या होता है, आईआईटी क्रैक करना है। आप कभी ये नहीं बोलोगे जेई क्रैक करना है, आईआईटी निकालना है ना। आप एनआईटी भी नहीं बोलोगे, आईआईटी ही बोलोगे। देख लेना कहीं पर भी जो भी होगा आईआईटी ही बोलेगा। क्या कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, कभी नहीं बोलेगा जेई की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरीके का मीडिया आप पे प्रेशर बनाई हुई है। अब ये चीज़ सालों साल चला है, ऐसा नहीं है कि कल आया परसों आया, ऐसा नहीं है। 10 साल 15 साल से चलते आ रहा है। बोला ना मैंने 1991, और उसके भी पहले से चलता आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब पिछले 20 25 30 साल का जब वो मीडिया वो सब चलेगा आपके इर्द गिर्द, जब सब कुछ होगा तो सोसाइटी में कंसेंसस बन जाता है। ठीक है, अब सोसाइटी का ये है कि अगर आप बीटेक कर रहे हो, अगर आप आईआईटी से नहीं किए तो फिर तो आपने बीटेक किया ही नहीं है। ये भी एक नुकसान है। ठीक है, और अगर आपने कैट एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और अगर आप एमबीए कर रहे हो और अगर आप एमबीए आईआईएम से नहीं किए तो फिर तो यार आपने क्या ही एमबीए किया यार, फिर तो आपने एमबीए नहीं किया। है ना। या किसी अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी अगर आप करते हो तो ये एक दिखाया जाता है, एक बताया जाता है। और इसी के बीच में आती है कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग जो सपने बेच बेच के आपसे करोड़ों रुपए कमाती है। ठीक है, आपके आपके बच्चों का भविष्य हम सुधार देंगे, कोचिंग बोल रहा है, कोचिंग ये भविष्य सुधारेंगे, कोचिंग। ठीक है, जिनका प्योर मकसद है सपने बेचना। आईआईटी के इससे बड़े सपने बताएंगे और पता नहीं ऐसा दिखाएंगे कि पता नहीं आईआईटी नहीं हो गया, कुछ और ही हो गया। है ना। हम देखते हैं, हम ये सेम चीज़ हम एशिया के जो ईस्ट एशिया मेनली जो ईस्ट एशिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ऐसा ही है। चाइना में भी जाओगे तो भी सेम मिलेगा आपको, आप मलेशिया सिंगापुर जाओगे आपको वहाँ पे भी सेम मिलेगा, जापान जाओगे सेम मिलेगा आपको। इंडिया एक तरीके का एक अलग देश होना था, लेकिन वो भी इस मॉडल में आ चुका है बहुत पहले से। ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं और ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये एक तरीके के एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस कर रहा है और मॉडर्न डे स्लेव्स पैदा कर रहा है। अब जो बच्चा आईआईटी से बीटेक किया है ना, उसके पास परसेप्शन है ही नहीं किसी और चीज़ का। क्यों? क्योंकि उसके जितने भी दोस्त हैं वो सारे के सारे आईआईटी नहीं रहेंगे। ठीक है, सॉरी, आईआईटी नहीं रहेंगे। और उन आईआईटियंस के पास ना तो लॉ का, ना है तो किसी सोशल साइंसेस के बच्चे का, ना तो ह्यूमैनिटीज़ के किसी बच्चे का। इवन जो ये साइंसेस की जो बात करते हैं, बीटेक वीटेक की बात करते हैं, बीटेक में साइंस, प्योर साइंसेस का, ठीक है, जो होता है बीएससी एमएससी हमारा, उसका भी परसेप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जहाँ पे आप दूसरे बच्चों से जाके इंटरेक्ट करोगे, ये इंस्टीट्यूट्स है। अब समझे कि क्या खेल हो रहा है यहाँ पे, कितना बड़ा झोल हो रहा है आपके साथ। अगर आप एमबीए करते हो आईआईएम अहमदाबाद से, ठीक है, वहाँ पे बच्चे
उसी माइंडसेट के आएंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि दूसरे डिसिप्लिन के भी बच्चे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक पीजी का कोर्स कराता है। ठीक है, मेन मास्टर्स के कोर्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि कोई दूसरे बच्चे उनके जो वो होता है प्लेसमेंट चार्ट होता है, प्लेसमेंट रिपोर्ट होता है, उसमें देखते हैं हम कि दूसरे डिसिप्लिन के भी बच्चे आते हैं एमबीए करने। और एमबीए करना ऐसा नहीं है कि अगर आप बीटेक की हो तो ये एमटेक जैसा नहीं है। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है एमबीए कि एमबीए आपने जो भी बैचलर्स किया है आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, उसका ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और बैकग्राउंड से हो तो आप एमबीए नहीं, ऐसा नहीं है। एमबीए कोई भी कर सकता है। ठीक है, अभी का क्या है वो मुझे नहीं पता, एकदम रिसेंट का क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एमबीए कोई भी कर सकता था, ऐसा तो है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि थोड़े बहुत जो है दूसरे यूनिवर्सिटी से दूसरे बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जैसे साइकोलॉजी हो गया, फिर दूसरे सोशल साइंसेस में जो होता है, इकोनॉमिक्स वगैरह हो गया, इस तरीके के स्टूडेंट्स भी आके पढ़ते हैं। लेकिन उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में जो बीटेक जो करके आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हमें दिखते हैं। ठीक है, बीटेक करने के बाद इंसान एमबीए ज़रूर करता है, अब तो ट्रेंड ही हो चुका है ये सब। तो इन सब चीज़ों से किसका फ़ायदा हो रहा है? स्टूडेंट्स का तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, स्टूडेंट्स का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जो लोग एक तरीके का हाई क्लास सोसाइटी और एक तरीके की जिनकी इनकम है, एक तरीके का जो जिनके पास प्रिविलेज है। क्योंकि यार 25 लाख फीस देना किसी के इतना दम नहीं होता है किसी में। ठीक है, कि वो सिर्फ फीस में 25 लाख रुपए दे दे। ठीक है, तो ये एक तरीके का स्टूडेंट का नुकसान है, एक तरीके का नेशन का नुकसान है। मैं समझाता हूँ कैसे। इसको हटाओ, दोबारा से हाँ। तो हमने समझा कि किस तरीके से कोचिंग माफिया, प्राइवेटाइजेशन और ये जो आईआईटी, एनआईटी, एमआईटी, एमबीए वगैरह, कैट वगैरह जो है, उन सब का जो ये बोलबाला चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है हमने वो भी थोड़ा बहुत समझ लिया। अब मैं बताता हूँ मेन किससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है नेशन का। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टूडेंट है, जो आपकी नींव है, ठीक है, एक तरीके की जो आपकी रूट है, आपने उसी को ही कमज़ोर कर दिया है। ठीक है, और ये कैसे कमज़ोर किया है? अपने इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करके। कौन से इंस्टीट्यूशन? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनको आप ख़त्म करते जा रहे हो, मेनली स्टेट और सेंट्रल। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो हैं अभी, वो चलती रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेन जो है सरकारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, उसमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है ये। ठीक है, क्योंकि यही एक यूनिवर्सिटीज़ थी जो एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक डिसिप्लिन का बच्चा नहीं पढ़ता, मल्टीपल डिसिप्लिन के बच्चे पढ़ते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले, सेंट्रल या स्टेट में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेस चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। वहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ भी चल रहा है, सोशल साइंसेस भी चलेगा, वहाँ पे इंजीनियरिंग भी चलेगी, वहाँ पे लॉ भी चलेगा,
एमबीए भी चलेगा, सब चलेगा वहाँ पे। तो जब आप इस माहौल में जब आप जाते हो ना, तो आपको क्या होता है, आप दूसरे लोग बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, इंटरेक्शन आपका सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है, प्लस आपका परसेप्शन जो है वो आपको मिलता है कि देश में कितने स्टूडेंट हैं और किस तरीके के स्टूडेंट हैं, आपको दिख जाता है वहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ में। और यूनिवर्सिटीज़ आपको प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, कैसे आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के इलेक्शंस होते हैं, है ना, डिबेट कॉम्पिटिशन्स कितने सारे होते हैं, और वेरियस वेरियस इवेंट्स की वजह से आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जो शायद इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में बहुत कम हो। ठीक है, मैंने आज तक नहीं सुना है कि आईआईटी में कोई इलेक्शन हुआ है, नहीं, नहीं होगा भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कुछ परवाह ही नहीं है। मेनली जो आईआईटीज़ करते हैं वो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, उन वो, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से में भी जो जाते हैं वो एक प्रिविलेज्ड उसमें आते हैं, और वो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बाहर चले जाते हैं फिर। ठीक है, वो फिर क्योंकि अच्छी ज़िंदगी चाहिए ना, तो बाहर चले जाएंगे, उनको वैसे भी इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ पड़ी नहीं है, परवाह नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये जो एक तरीके के जो हमारे थे, ठीक है, इंटरेक्शन वगैरह से और ये सब चीज़ से, इससे क्या होता है कि आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, आपको रीज़न करना आ जाता है। ठीक है, आप जिस तरीके से हालात से गुजर के आए हो, ठीक है, हो सकता है कि उन्हीं हालातों की वजह से कोई नहीं आ पाया होगा, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ गलत कुछ हो रहा होगा, उसके खिलाफ बोलने की आपके पास ताकत आ जाती है, स्ट्रेंथ टू स्पीक आपको मिलती है। ठीक है, आपको समाज से एलिनेट करके नहीं रखा जाता, जैसे बीटेक एमटेक में जो आईआईटीज़ आईएम में जो एमबीएस जो होते हैं, उस समाज से कटे हुए लोग हैं मेनली। ठीक है, मोस्टली। क्यों, बताता हूँ। आईआईटीज़ गए कैसे, कोचिंग से। कोचिंग में क्या पढ़ाया कि आपको आईआईटी कैसे क्रैक करना है। एसी वाले कोचिंग में पढ़ के, एसी वाले क्लासरूम के, एसी वाले बच्चा, ठीक है, आईआईटी में, फिर वो जाता है आईआईएम में, अगर उसके पास और पैसे है तो। ठीक है, आईआईएम में जाके एसी वाले क्लास में बैठेगा, और जब प्लेसमेंट लगेगी तो एसी वाले ऑफिस में जाएगा। ठीक है, एसी वाले कार में बैठ के। ठीक है, तो वो एक तरीके से समाज से कट जाएगा, कटा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड है, वो ऑलरेडी वो उस खानदान में पैदा हुआ है, तो ऑलरेडी वो कटा हुआ ही है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से, और वैसे भी ये जो आईआईटीज़ होती है बहुत ही एलिनेटेड जगह होती है, इसमें वेरियस डिसिप्लिन के तो है नहीं लोग यहाँ पे। अभी ह्यूमैनिटीज़ हो रहा है, अभी तो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस को भी इन लोग ऐसे ही कर देंगे, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम होगा इसका। ठीक है, और जैसे हो ही गया, CUET आया, ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान किनको पहुँचा, ये यूनिवर्सिटीज़ को, सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि अब वही बच्चे आएंगे जिनके पास एक तरीके का कंप्यूटर लिटरेसी है, ठीक है, एक तरीके का इनकम बैकग्राउंड है, प्रिविलेज्ड है, वो वही बच्चे आएंगे यहाँ पे। पेन पेपर एग्ज़ाम नहीं है ये CUET। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, जैसे कि मैंने समझा एलियनेशन किस तरीके से होता है। तो अगर वो समाज से कटेगा तो
उसके पास वैसे ही बोलने की और सोचने की क्षमता जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ड्रिवन कोर्सेज में गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और ऑब्वियसली सबको अच्छी ज़िंदगी चाहिए इन दी एंड, ठीक है। लेकिन जो समाज में जो चीज़ें चल रही है, जो हो रही है, उसके लिए वो कभी उठ खड़ा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो, क्योंकि वो समाज में रहता है, वो भी देख रहा है, आईआईटी वाला भी देख रहा है, आईएम वाला भी देख रहा है एटलीस्ट, तो ठीक है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जो उसके पास परसेप्शन जो है और जो उसके पास एक लिमिटेड नॉलेज है, वो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ जो परसेप्शन की जो कमी है उसके पास और जो लिमिटेड नॉलेज है उसकी वजह से वो ज़्यादा कुछ करेगा नहीं यार, कर नहीं पाएगा यार, उसको कुछ उतनी परवाह नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पेट भरा हुआ है, मेन ये। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। आप जाएंगे तो क्यों? क्योंकि आप समाज से उन वर्गों के लोगों के साथ भी जुड़ेंगे, आपके जो दोस्त होंगे उन लोगों, वो लोग भी होंगे जो उस गांव से निकल के आए हुए हैं, ठीक है, जो जो खानदान में पहली बार इतना पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम, ऐसे भी लोग होंगे यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। वो आपके साथ बैठ के खाना खाएगा, है ना, वो एक तरीके का आपका दोस्ती टाइप का बन जाएगा, या दोस्ती बन जाएगा, जो भी है, इंटरेक्शन होगा आपका उसके साथ, आप समझेंगे लोगों को और भी ज़्यादा करीब से, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि यूनिवर्सिटीज़ में लोग और ज़्यादा जुड़ते थे, इंक्लूसिव होते थे, और जितनी भी नेशन में या फिर यू नो स्टेट में या नेशन में जितनी भी चीज़ें खराबी है उनके ऊपर वो आवाज़ उठाते हैं। तो इन सब से जो होते हैं उनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स। तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जॉब करना या एक तरीके का इनकम लेना ये नहीं होता है, ठीक है, जो ये आईआईटी एनआईटी के मेनली, जो आईएम वाले जो मेनली चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ इंटेलेक्चुअल्स बना देता है, ठीक है। इनका मेन मकसद नहीं है कि यार मेरा पेट भरना चाहिए, इनका मेन मकसद है कि मैं, अगर मेरे पास 3 टाइम खाने का क्षमता है, ठीक है, तो क्या वो मेरे बगल में जो बच्चा बैठा है, क्या उसके पास भी उतना ही क्षमता होगा आगे चल के? वो ये सोचता है, वो इंटेलेक्चुअल बन जाता है धीरे 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 धीरे, वो उतना ही हम्बल बन जाता है, वो उतना ही उसके अंदर एम्पैथी आती है, क्योंकि वो समाज से कट के नहीं गया हुआ है, उसी समाज में घुला मिला है, उसी समाज में गया हुआ है। तो हम देखते हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में जो इलेक्शंस होते हैं ना, जो स्टूडेंट इलेक्शंस होते हैं, आगे चल के हम देखते हैं कि वो लोग कुछ जो स्टूडेंट लीडर्स होते हैं वो आगे चल के पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करते हैं और देश को संभालते हैं। क्या वो ये आईआईटीज़ कर पाते हैं? क्या वो आईएम्स दे पाते हैं प्लेटफॉर्म? नहीं दे पाते, कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो उनका मकसद ही नहीं है। उन आईआईटीज़, आईएम्स और ये जो इंस्टीट्यूट्स है और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका मेन काम ये है कि जो कॉरपोरेट्स है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, फिर से सब चीज़ लिखता हूँ। तो ये जो आईआईटी है, आईआईएम है और ट्रिपल आईटी है और इंस्टीट्यूट्स है अदर, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स, अदर इंस्टीट्यूट्स, और किसकी बात की है मैंने? आईआईटी हो गया, आईएम हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, इंस्टीट्यूट्स हो गया, और प्लस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, एनआईटी भी जोड़ लो इसमें। तो इनका मेन मुद्दा ये है कि कैसे ये कॉरपोरेट्स के काम आए। ठीक है, तो कॉरपोरेट्स को कैसे ये चीप लेबर प्रोवाइड करें, चीप लेबर। तो ये जो चीप लेबर जो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये अल्टीमेटली कॉरपोरेट्स के प्रॉफिट में जाएगा। और इनके जो बीच में इंटरमीडिएरी आते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग कोचिंग माफिया,
वो भी अब प्रॉफिट कमाएंगे। और इतनी फीस बढ़ा के जो आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी इंस्टीट्यूट्स है और ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो हम कॉमन चीज़ ये देखते हैं कि इनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट। इनमें बच्चे कैसे भी पनपे, कैसे भी इनका वो चीज़ हो, इनसे इनका कोई उससे ताल्लुक नहीं है, बस लेबर अच्छा होना चाहिए। लेबर, गुड लेबर, जो ये लेबर बना के देते हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे बनते हैं इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ पे समझाते हैं कि सिटीज़न क्या होता है और किस तरीके से सिटीज़नशिप क्या होती है और सिटीज़न का क्या ड्यूटी होता है, ठीक है। वो ये सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बनाती है और ये जो है ये बनते हैं वॉइसेस ऑफ द वॉइसलेस, एक तरीके से, ठीक है। अब धीरे 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 हम देखते हैं कि इनको ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। और ये कोई बीजेपी, कांग्रेस, ये दोनों में से कोई एक कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही कर रहे हैं, डेलिबरेटली दोनों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पावर चाहिए ना, सबको पोजीशन चाहिए, सबको कुर्सी संभालनी है अपनी। इस वजह से हम देखते जा रहे हैं कि डेथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम हो चुका है, हमारा डेथ हो चुकी है, उसकी ख़त्म हो चुका है वो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ बैक स्टेज हो रहा है। जो जो वॉइस की जो हम लोग बात करें थे, साइलेंट वॉइसेस, जो डेलिबरेटली फियर बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वो मेन उसका जो रूट कॉज है वो ये है, बैक स्टेज। वो सब क्या था, जो जेल भिजवा रहे थे, सब कर रहे थे, वो सब एक स्टेज प्ले था ताकि डर बना रहे लोगों में, जो कि न्यू इंटेलेक्चुअल्स जो आ रहे हैं साथ ही साथ, उनके में खौफ बना रहे, डर बना रहे कि यार आवाज़ नहीं उठानी अपनी। और बैक स्टेज में वो इतना बड़ा गेम खेल रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको खबर भी नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो एक प्रिविलेज हो ना, आप मेरिटोक्रेसी है, आप आपका एक क्लास है ना, उस क्लास के नीचे आप नहीं गिर सकते। तो अगर आपने आईआईएम से एमबीए नहीं किया तो पता नहीं आपने क्या किया, ऐसा आपको लगता है। अब जब आपको ऐसा ही लगता है तो आप पूरी की पूरी ज़िंदगी आप उसी में बिता दोगे, उस चीज़ को करने की, उस चीज़ को समय होने की। वही चीज़, मेन चीज़ वही, यूपीएससी के साथ भी यही हो रहा है। एक एग्ज़ाम है, सालाना होना है, स्टूडेंट्स को खासकर इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। उनको ये ज़रूरत महसूस ही नहीं होना चाहिए कि यार मुझको यूपीएससी करना है ना, और इसमें जाना है, और मेन मतलब है कि इसमें मुझे जॉब करना है। यूपीएससी कोई जॉब का स्कीम नहीं है, ये आपको कोई जॉब नहीं दे रही है, ये ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन जो मीडिया है, जो कोचिंग माफिया है, वो आपको क्या बताएगा? नहीं नहीं नहीं, 21 साल का बच्चा जब आईएएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं। हंसी आती है मुझे इन पे। ये कोचिंग माफिया क्या कर रहे हैं?
समझ में आई बात? और इसमें फंसता कौन है सबसे ज़्यादा? स्टूडेंट। स्टूडेंट के क्रूशियल ईयर्स चले जाते हैं इन सब चीज़ों में, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कोई कोई तो मैं देखता हूँ 10 साल लगा हुआ है, डेकेड निकल गया जहाँ पे वो कुछ अच्छा सीख सकता था, कर सकता था, बन सकता था, वो सब चले गया पानी में, क्योंकि वो टाइम गुजर गया। ये आपसे पूरी की पूरी टाइम खींच लेते हैं, ये आपसे पूरी क्रिटिकल थिंकिंग खींच लेते हैं, ये कोचिंग माफियाज आपसे पूरा आपकी अंदर की इंसानियत खींच लेते हैं। अब जब आप 8 साल, 7 साल, 6 साल के बाद आप जब यूपीएससी क्रैक कर भी लेंगे तो कौन सा बड़ा आईएएस और आईपीएस बनेंगे? अपनी जेबी तो भरेंगे ना उसमें भी, क्योंकि आपने तो अपना क्रूशियल ईयर खोया है, सैक्रिफाइसेस दिए हैं। ओ माय गॉड, क्या सैक्रिफाइसेस हैं आपके, मान गया। तो यहाँ पे हो रहा है इंटेलेक्चुअल की डेथ, एक तरीके से यहाँ पे हो रहा है इंटेलेक्चुअल का वॉइस साइलेंट, क्योंकि आपको इंटेलेक्चुअल बनने ही नहीं दिया जा रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोबोट बना दिया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ सीईओज और क्रॉनिक कैपिटलिस्ट की जेबें भरेगा, और उसमें दया में, ठीक है, ये जो आपको जो 18-20 लाख का जो पैकेज मिल रहा है ना, ये कोई ऐसा मत समझिए कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएगी मेरे साथ, क्योंकि इंडिया में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बैंकिंग सिस्टम ठीक से चल रहा है अभी में, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम के ऊपर मैं अलग से लेकर आऊँगा वीडियो, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें ठीक नहीं है। आप 18 लाख में भी आप नहीं बोल सकते कि मैं बहुत अच्छा जीवन जीऊँगा, ठीक है। जब 18 लाख वाला नहीं बोल सकता तो ये 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने वाले क्या बोलेंगे? इन पर आवाज़ कौन उठाएगा? इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स ख़त्म हो चुके हैं इंडिया में, ख़त्म, दे आर गॉन। how they are gone because of this system। ये सिस्टम है, ये सिस्टम के वजह से इंटेलेक्चुअल्स जा रहे हैं। आप कभी नहीं सुनोगे कि कोई एमए इन फिलॉसफी किया हुआ है, बहुत कम। आप अपने दोस्तों से ही पूछ लो और मुझे ढूंढ के बताओ कि एमए इन फिलॉसफी किसने किया है। गिने चुने मिलेंगे आपको, गिने चुने। और फिलॉसफी को कौन करता है? जो फिलॉसफर बनता है। फिलॉसफर कौन होते हैं? दर्शन शास्त्र, जो समाज को दर्शन देते हैं, मतलब दिशा दिखाते हैं, सॉरी, समाज को दर्शन नहीं देते, समाज को दिशा दिखाते हैं, ठीक है, एक डायरेक्शन देते हैं समाज को। अगर हम अज्यूम करें कि जितने बीटेक हुए हैं, ठीक है, इस कंट्री ने जितना प्रोड्यूस करे हैं, उनके अलावा अगर फिलोसोफर्स को प्रोड्यूस करती, ठीक है, तो फिर क्या रुख होता? फिर इन कोचिंग माफिया, ठीक है, ये आईआईटी है, एनआईटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनका बोलबाला ही खत्म हो जाता। और ये जो अभी कुर्सी में जो बैठे हुए ना, इनकी कुर्सी की जो 4 पाई होती है, ये सब आधी आधी हो जाती है क्योंकि आपके पास फिलॉसफी होती, आपके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, आप न्यू आइडियाज़ बना सकते हो। क्यों यूरोप के पास ही सब सारे फिलोसफर्स हैं, ठीक है। आप जितने भी पढ़ेंगे, ठीक है, प्योर साइंसेस, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़, ये 3 जगह है जहाँ यूरोप एक्सेल करता है। अभी से नहीं करता, मिडिल एजेस से करता है। न्यूटन यूरोप का है, एल्बर्ट आइंस्टीन यूरोप का है। तो आप जो भी अच्छे अच्छे फिलोसफर्स हैं, फ्रेडरिक नीत्शे जर्मनी यूरोप का है, मैक्स टर्नर यूरोप का है। तो यूरोप
बहुत एक्सेल करता है उन सब चीज़ों में, इसलिए हम देखते हैं कि उनके पास बहुत पावर है। ठीक है, तो जो मिडिल एजेस में जो कंट्रीज़ निकल के आई मेनली, कहाँ की थी वो? मेनली तो यूरोप की थी जो सुपर पावर बनी। कौन थे उसमें? फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पोर्चुगल, डच, ये सब कहाँ के हैं? सब यूरोप से तो आते हैं। क्योंकि मिडिल एजेस में जो सारी चीज़ें हुई उनकी वजह से ये जो कंट्रीज़ मैंने जो जिनका भी नाम लिया वो सब सुपर पावर बन के निकली, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ थे, उनके पास एक तरीके की फ़िलॉसफी थी, उनके पास ये सारी चीज़ें थी, सारे रिसोर्सेज थे। बस उनको करना ये था कि अपना एक्सपेंशन करना था, तो आ गए इंडिया तक। तो जितने भी मैंने अभी नाम लिया सारे इंडिया में आके राज कर चुके हैं। सबसे पहले पोर्चुगल आए थे और सबसे आखिरी में भी पोर्चुगल निकले हैं। पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे और आखिरी में भी सबसे आखिरी में वो निकले। 1960s में पोर्चुगीज़ निकले इंडिया से। समझ में आई बात? तो ये है पूरा का पूरा एक तरीके से फकाड। ऐसे वॉइसेस को साइलेंस किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस को तोड़ के। और जिन कंट्री में सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट्स हैं वही कंट्री बहुत तरक्की करती है, जो इंक्लूसिव है, जो इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस करती है, जो न्यू न्यू आइडियाज़ को फॉर्म करती है, जो आज़ादी देती है बोलने की, आइडियाज़ की, न्यू आइडियाज़ की आज़ादी देती है। वही कंट्री और वही इंस्टीट्यूशंस की वजह से वही कंट्रीज़ ही ग्लोबल पावर और सुपर पावर बनते हैं। ठीक है, तो ये था लेक्चर। तो आगे आप पढ़ते रहिए, मैं और ऐसे एपिसोड्स लाते रहूँगा और अपनी बात ऐसी रखता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।